गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज सुरेंद्र यादव एज ए फिजिक्स टीचर। और आज दोस्तों मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टैंडर्ड 12 फिजिक्स से रिलेटेड चैप्टर नंबर 1 से बताने वाला हूँ। और इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इसकी हेल्प हम जो है गॉस लॉ में भी लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है इस पे हम बात करते हैं। ऐसे तो हम सिंपल कहना चाहें तो कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र और किसी सरफेस या पृष्ठ के क्षेत्रफल का गुणनफल होता है। लेकिन हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे, डेरिवेशन करना है तो कैसे करेंगे, इस पे हम डिटेल में बताते हैं आपको, ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले इसकी डिफिनेशन हम लिखते हैं, तो उसका फार्मूला बताते हैं और फिर उसकी यूनिट्स और उसका डायमेंशन फार्मूला, ये सारी चीजें हम बाद में चर्चा करते हैं। ओके, तो देखते हैं क्या है विद्युत क्षेत्र। विद्युत फ्लक्स जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। फिर से एक बार और, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से, इसमें स्थित विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अगर लंबवत कोई गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या होती है उसको हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। एक तरह से हम क्या कह सकते हैं कि विद्युत फ्लक्स जो है एक तरह का विद्युत क्षेत्र और सरफेस एरिया का क्या है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी है। तो हम मान लेते हैं, एक फिगर के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक सरफेस है और जिसको हम ऐसे डिनोट कर रहे हैं, और अगर उसमें छोटे एक पार्ट सरफेस की बात करते हैं, बहुत माइन्यूट है, तो ds है और इसमें जो विद्युत क्षेत्र है वो E से डिनोट किया गया है। आप देख सकते हैं कि अगर ds और E के बीच में जो एंगल बन रहा है वो थीटा है। अगर इस लाइन को आप मिलाते हैं तो 90 डिग्री बन रहा है। तो ये बेस है, आधार है, जो विद्युत क्षेत्र E में जो वैल्यूज होगी वो ds cos थीटा हम कह सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं जो हमने माना है वो हमें लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, माना कि विद्युत क्षेत्र E वेक्टर है तथा पृष्ठ का क्षेत्रफल ds वेक्टर है। ठीक है, तो फ्लक्स क्या कहता है इस पृष्ठ के लिए, अगर हम फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स को d फाई से डिनोट करते हैं और हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से, E वेक्टर इंटू ds cos थीटा। अब अगर इसको मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, इसकी वैल्यूज को लिख रहे हैं, तो हम वेक्टर नहीं लगाएंगे। अगर cos थीटा को हम लिखते हैं ऐसे E वेक्टर इंटू ds, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि डॉट प्रोडक्ट है, इसका मतलब एक दूसरे के क्या है, समांतर होंगी। E और S समांतर होगा, क्षेत्रफल का जो डायरेक्शन है और विद्युत क्षेत्र का दोनों एक दूसरे के समांतर होंगे, तब वहां पे फ्लक्स हमें मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर यही चीज को अगर हम संपूर्ण पृष्ठ के लिए कुल अगर हम निकालना चाहे तो हमें क्या निकालना चाहिए, फ्लक्स निकालना चाहिए। संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या होगा, तो कुल फ्लक्स, संपूर्ण लिखिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए कुल विद्युत फ्लक्स तो हम क्या लिखेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, किसका, d फाई का, इक्वल टू क्या होगा, अब d फाई की वैल्यू क्या है ये लिखेंगे, E वेक्टर इंटू ds वेक्टर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, और यहाँ सरफेस के लिए s डिनोट कर देते हैं। ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे E s cos थीटा। क्या लिखेंगे, E s cos थीटा इंटीग्रेशन s, और ये क्या हो जाएगा, फाई। क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। अगर इसी को हम लिखें
तो हम क्या लिख सकते हैं, ई वेक्टर इंटू एस वेक्टर। ओके, तो रिलेटिव फ्लक्स का ये फार्मूला है, फ्लक्स इक्वल टू फाई इक्वल टू ई इंटू एस। अगर इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन टोटल सरफेस के लिए ई इंटू एस, डीएस यहाँ लिखिए, एस तो भी नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, डीएस कॉस थीटा। ओके, अगर इसको हम डिफाइन करना चाहें तो कैसे करेंगे, उससे पहले इसको डिफाइन करने से इस इक्वेशन से ही हम इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि पहले डिफिनेशन तो हम ये बता सकते हैं कि अगर मान लो फार्मूला हमें याद नहीं है, उसकी डिफिनेशन याद नहीं, तो फार्मूला तो याद है, ये फार्मूला तो याद रहेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि फ्लक्स क्या है, फ्लक्स से हम क्या जानते हैं, तो ये लिख लिया हो तो फिर हम आगे बढ़े। ओके, तो आपने देखा कि फ्लक्स फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा या फिर ई वेक्टर इंटू एस वेक्टर लिख सकते हैं। अगर इसी को हमें फार्मूला याद है या डी फाई इक्वल टू ई डी एस, तो हम कैसे डिफाइन करें, मान लो इसको हम लिख नहीं पा रहे डिफाइन, तो ये भी चलेगा। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि इस प्रकार से, इस फार्मूले से हम कह सकते हैं, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र, किसी भी विद्युत क्षेत्र में स्थिर पृष्ठ पर जो निर्गत विद्युत फ्लक्स है विद्युत क्षेत्र के सदिश और पृष्ठ के क्षेत्रफल के सदिश के गुणनफल के बराबर होता है। कहने का मतलब पृष्ठ का सदिश क्या है, ds है, विद्युत क्षेत्र क्या है, E से डिनोट किया गया, तो है क्या, ये गुणनफल ही तो है। तो हम ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो लिखते हैं, आप लोग भी लिखिए, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थिर पृष्ठ से निर्गत समझते हो ना, बाहर निकलते हो, निर्गत विद्युत फ्लक्स क्या होगा, विद्युत क्षेत्र और क्या होगा, पृष्ठ के सतह के गुणनफल के बराबर होगा। तो लिखिए, निर्गत विद्युत क्षेत्र सदिश, वेक्टर फॉर्म में लिखना है, विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर, तथा दूसरा क्या है, सदिश क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं आना चाहिए। इसके फार्मूले से हम इसकी वैल्यूज को लिख सकते हैं। ओके, क्या लिखना है हमें कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में स्थिर पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स, जो उसके द्वारा विद्युत फ्लक्स हमें मिल रहा है, वो ई और डीएस, ई क्या है, विद्युत क्षेत्र है, और डीएस क्या है, विद्युत मतलब पृष्ठ का क्षेत्रफल है, उसका क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है, गुणा है, गुणनफल के बराबर होता है। तो हम ऐसा भी ले सकते हैं। अच्छी तो बात यह है कि विद्युत क्षेत्र यहाँ पे सदिश राशि है और डीएस भी सदिश राशि है, जबकि विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि होती है। तो ये कभी कभी गलती हो जाती है कि ये विद्युत फ्लक्स सदिश है कि अदिश है। तो एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि हम कभी पूछ लेते हैं, ध्यान में नहीं रहता है। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, हमें ऑलवेज लिखना है, ये क्या है, अदिश राशि होती है। विद्युत फ्लक्स क्या होती है, लिखिए, विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, तो ये कहां पूछा जा सकता है, नीट में पूछा जा सकता है, जेई में पूछा जा सकता है, या फिर बोर्ड में पूछा जा सकता है। कहां पे,
एमसीक्यू में, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछते हैं। हम कंफ्यूज कहाँ होते हैं कि विद्युत क्षेत्र सदिश है, डीएसबी मतलब क्षेत्रफल पृष्ठ का क्षेत्रफल भी सदिश है, तो हम ये मान के चलते हैं कि विद्युत फ्लक्स भी सदिश होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो क्या है, विद्युत फ्लक्स क्या है, एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है, अदिश राशि। अदिश राशि का कोई डायरेक्शन नहीं होता, कोई दिशा नहीं होती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि विद्युत फ्लक्स एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है विद्युत क्षेत्र और किसका, पृष्ठ का क्षेत्रफल का गुणनफल है, ठीक है। तो आगे हम पढ़ते हैं कि अभी इसमें कभी कभी पूछते हैं कि इसका सूत्र क्या है, इसका मात्रक क्या है, इसका विमीय सूत्र क्या है। तो ये भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि अगर एमसीक्यू में आए तभी कर लें, और अगर डिराइव करना है या फिर इसको सॉल्व करना तो हम कर ही लेंगे। तो हम लिखेंगे अब विद्युत क्षेत्र का मात्रक। क्या लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र नहीं, विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स का मात्रक, विद्युत फ्लक्स का मात्रक, ठीक है। कितने लोग पता है, जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप देखोगे। विद्युत फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं, जिसको हम ई वेक्टर इंटू ds वेक्टर यहाँ पे या फिर s वेक्टर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके फार्मूले, इसका अगर मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक क्या होता है विद्युत क्षेत्र का, जैसे हम पहले पढ़े हैं E इक्वल टू क्या होता है F बाई क्यू, और F का क्या होता है, न्यूटन होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, F बाई क्यू इंटू S क्या है, मीटर स्क्वायर, S वेक्टर क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हम इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर लिख देंगे, और यहाँ पे एस ही लिखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट में इसका मात्रक क्या होता है, फोर्स का, बल का मात्रक न्यूटन होता है, न्यूटन। और इसका आवेश का क्या होता है, कूलम्ब होता है, क्या होता है, कूलम्ब। और इसका सरफेस का मीटर स्क्वायर होता है, क्या लिखेंगे, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसका फ्लक्स का जो यूनिट है, जो मात्रक है, वो लिख सकते हैं न्यूटन कूलम, या फिर सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिखेंगे एन सी एम स्क्वायर, या फिर हम क्या लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। ये फ्लक्स का मात्रक है। लेकिन दूसरा एक मात्रक और होता है, इसका मात्रक वोल्ट मीटर भी होता है। क्या होता है, अब ये सारी चीजें क्या होती हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब जो चीज हम ध्यान नहीं देते वो पूछ ली जाती है। अभी दूसरा है, आप इसको लिख सकते हो फ्लक्स का मात्रक वोल्ट इंटू मीटर, ये भी मात्रक ही है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये आप इसके लिए थोड़ा ध्यान दीजिए। नीट के लिए, जेई के लिए, जिसको जिसको एग्जाम देना है, मोस्टली सभी को देना है, एमसीक्यू तो आएगा है ना बोर्ड में। अभी थोड़ी पता है कि कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा, नहीं तो मैं बता देता कि ये आने वाला है। तो इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि नीट में, जेई में से सिंपल जो 40 क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, तो वैल्यूज ओरिएंटेड होते हैं, तो पूछ लिए जाते हैं। अभी हमें पता ही नहीं है कि वोल्ट मीटर भी होता है इसका, तो ये हम फार्मूले से इसको निकाल सकते हैं, लेकिन ये भी होता है वोल्ट मीटर, ठीक है। अब ये तो हो गया, लेकिन दूसरा क्या है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और कुछ बातें भी होती हैं जो हम आपको शेयर करना चाहते हैं। इसको रब कर दो, लिख लिया आप लोगों ने, चलो ठीक है, हम इसको रब करते हैं। जैसे क्या उसका विमीय सूत्र, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला, और हिंदी में क्या बोलते हैं, विमीय सूत्र। किसका, विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र, विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र। क्या लिखना है, विमीय सूत्र या डायमेंशनल फार्मूला, दोनों एक ही है, ठीक है। अब हमें याद तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे। क्या करेंगे, हम फार्मूला लिखेंगे। वो फार्मूला कौन सा होता है, जो अभी आपने लिखा है, एस वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे वेक्टर नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये अदिश राशि, क्या है, अदिश राशि, ठीक है। तो अब इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे, एफ बाई क्यू इंटू एस वेक्टर, ठीक है। तो अब इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, हमें पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो उसको पता करिए कि फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है mL(T²-2), ठीक है। Q का डायमेंशनल फार्मूला होता है, नहीं पता, ठीक है, क्वेश्चन मार्क करते हैं। कैसे निकालते हैं, हम निकाल रहे हैं।
जैसे आई होता है, आई क्या होता है, विद्युत धारा होती है, आई क्या होता है, विद्युत धारा होता है, और विद्युत धारा को हम क्या लिखते हैं, Q बाई टी, और Q का क्या होता है, कूलम्ब होता है। ठीक है, अगर हमें इसकी यूनिट, हमें तो डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, तो Q इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आई टी लिख सकते हैं ना। आई क्या है, किसका सिंबल है, विद्युत धारा का, और इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो ए होता है। क्या होता है, ए होता है, और टी का टी होता है। तो इसको अगर हम ऐसे लिखें, ब्रैकेट लिखने का मतलब वो विमीय सूत्र में कन्वर्ट हो गया। अब हमें सारी चीजें पता हो गई। एफ की जगह क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे फाई को, फ्लक्स को ऐसे ब्रैकेट में लगाएंगे तो ये विमीय सूत्र को रिप्रेजेंट कर रहा है। एफ की वैल्यू है एम एल टी टू रेज माइनस टू, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। क्यू की जगह पे हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे ए टी। अब एट मत पढ़ना है इसको, ठीक है। आगे है एस, क्या है, एस क्या है, क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल क्या होता है, एल स्क्वायर, तो यहाँ पे एल स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाते हैं, कैसे, ओके। तो हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो फ्लक्स फाई, अब ये क्या हो जाएगा, एल एल एस क्यूब हो जाएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पे, एम एल क्यूब टी की पावर माइनस टू, और यहाँ पे हो जाएगा ए टी। ओके, अब नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे, अब यहाँ पे टी को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो इसकी वैल्यूज हो जाएगी एम एल क्यूब टी की पावर माइनस थ्री, और ए को ले जाएंगे, ए इनवर्स हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा डायमेंशनल फार्मूला हो गया किसका, फ्लक्स का, लिख लो। ठीक है, एम एल क्यूब टी टू रेज माइनस थ्री, ए की पावर माइनस वन। ओके, अब हम पढ़ेंगे कि ये विद्युत फ्लक्स किन तीन चीजों पर निर्भर करती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीन चीज किस पे निर्भर करती है, तो आपको पता हो तो बताओ। तो विद्युत फ्लक्स ठीक है, निम्न तीन चीजों पर, निम्न तीन भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, पर निर्भर करती है। चलिए लिख लीजिए, लिख दिया, विद्युत फ्लक्स निम्न तीन भौतिक राशियों पर निर्भर करती है। पहला पॉइंट क्या है, कौन बताएगा, विद्युत क्षेत्र, फार्मूला याद है ना सबको, फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, ई डी एस कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है। ओके, ई एस इंटीग्रेशन लगा दीजिए, लगाना है, ठीक है, एस। अब यहाँ पे क्या है, पहला पॉइंट क्या है, विद्युत क्षेत्र, तो लिख दो, विद्युत क्षेत्र पर निर्भर करती है। पहला पॉइंट क्या है, विद्युत क्षेत्र। चलो दूसरा पॉइंट, अब तो सभी बता दोगे ना, दूसरा किस पे डिपेंड करता है, पृष्ठ के क्षेत्रफल पर। लिखिए, पृष्ठ के क्षेत्रफल पर। तीसरा पॉइंट कौन बताएगा, कोई नहीं, हाँ सोचो, तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है, इसी फार्मूले से ही लिखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि विद्युत क्षेत्र पर निर्भर करती, पहला हो गया, दूसरा पृष्ठ के क्षेत्रफल पर होती है, तीसरा होता है विद्युत क्षेत्र ई, तथा हमारा जो होता है विद्युत, जो हमारी वैल्यू नेक्स्ट है कौन सी है, वो पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा पृष्ठ के क्षेत्रफल के बीच के कोण पर डिपेंड करती है। किस पे करती है, विद्युत क्षेत्र तथा पृष्ठ के क्षेत्रफल के कोण पर डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, विद्युत क्षेत्र ई तथा विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के कोण पर डिपेंड करती है। कोण कौन सा है, थीटा है, थीटा पर निर्भर करती है। क्या करती है, निर्भर करती है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपने तीसरा पॉइंट देखा कि विद्युत क्षेत्र ई तथा पृष्ठ के क्षेत्रफल एस के बीच कोण थीटा पर निर्भर करती है। तो इस तरह से हम तीन चीजें निकाल रहे हैं। अगर हम क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं, अगर हम कहते हैं कि थीटा, यदि नंबर 1 है इसमें, यदि थीटा इक्वल टू
जीरो हो। जीरो का मतलब ये होता है कि विद्युत क्षेत्र और जो पृष्ठ का क्षेत्रफल है दोनों एक दूसरे के समांतर हो, तो उस पे विद्युत फ्लक्स क्या होगा वो हम निकालेंगे। ठीक है, तो पहले तो मैं एक फिगर के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं। ये हमारा पृष्ठ है, तो यहाँ पे लिखिए पृष्ठ, और यहाँ पे इसका विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन यही है, और सेम डायरेक्शन में इसका क्षेत्र भी है, क्योंकि प्लेट ऐसी है तो क्षेत्रफल भी उसी डायरेक्शन में है। तो इस केस में अगर हम थीटा की वैल्यू कहें तो एक ही लाइन पे दोनों है, तो थीटा जीरो होगा। तो फ्लक्स क्या होगा, फाई इक्वल टू होगा ई वेक्टर इंटू, वेक्टर ना लिखो मैग्नीट्यूड में लिखो तभी चलेगा, dx cos थीटा। अब cos की वैल्यू क्या होती है, ई ds cos जीरो। cos जीरो की वैल्यू कितने लोग पता है, बताओगे? cos जीरो की वैल्यू क्या होती है, हाँ ठीक है 1 होती है, 1। वेरी गुड। तो हम क्या लिख सकते हैं, ई ds इंटू 1। तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी ई ds। तो हम यहाँ इस साइड में लिखते हैं कि फ्लक्स इक्वल टू ई डी एस। तो यहां पे आप देख सकते हो कि जो फ्लक्स की वैल्यू है वो क्या आई है, पॉजिटिव आई है। तो मैक्सिमम जो फ्लक्स मिलेगा हमें जब थीटा की वैल्यू जीरो होती है, तो जो फ्लक्स होता है वो मैक्सिमम होता है। क्या होता है, मैक्सिमम होता है। एक पॉइंट ये होगा, अधिकतम होता है। दूसरा क्या मिलता है कि ये धनात्मक वैल्यूज होती है। क्या होती है, धनात्मक वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं। तो मैक्सिमम फ्लक्स के लिए ये है। सेकंड पॉइंट है, उसमें हम लिखते हैं यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है। कितना है, 90 डिग्री है, तो क्या होगा, 90 डिग्री होगा तो क्या है, इस तरह से हम मान लेते हैं ये हमारा पृष्ठ है, विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन इधर है, और जो सरफेस एरिया है वो ds परपेंडिकुलर है, मतलब लंबवत है। तो इस केस में इसकी वैल्यूज क्या आएगी, फ्लक्स क्या होगा, इसको निकालना है। तो फ्लक्स इक्वल टू फार्मूला वही लिखेंगे, ds cos थीटा। और cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, सबको पता है। cos क्या लिखेंगे, 90 लिखेंगे, क्योंकि ये लंबवत है। तो अब अगर हम कहें कि cos 90 की वैल्यू क्या होती है, तो सब लोग बता पाएंगे, ये होता है जीरो। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या हो जाएगी, जीरो होगी। कहने का ये मतलब है जब विद्युत क्षेत्र और पृष्ठ का क्षेत्रफल एक दूसरे के लंबवत होगा, अगर उसके बीच में जो एंगल बन रहा है विद्युत क्षेत्र और पृष्ठ के क्षेत्रफल में वो अगर 90 होता है, तो उस केस में जो वैल्यूज होती है, फ्लक्स होती है, वो जीरो होती है। ओके, तो लिख डालिए। इतना क्लियर हो गया। पहला पॉइंट क्या पढ़ा हमने कि मैक्सिमम जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा, लेकिन दूसरे केस में अगर थीटा इक्वल टू 90 होता है तो जीरो आता है। और मिनिमम कब होता है वो हम देखते हैं। अगर इसके नंबर्स को इस साइड में लिख रहे हैं हम कि अगर हम थीटा की वैल्यू 180 लेते हैं तो हमें मिनिमम वैल्यूज मिलेगी, फ्लक्स मिलेगी नेगेटिव में। तो वो हम देखते हैं कैसे मिलता है। यदि पॉइंट नंबर 3 है, थीटा इक्वल टू 180 है, कितना है, 180 है, तो क्या होगा, ये अपोजिट होगा। विद्युत क्षेत्र और जो क्षेत्र का एरिया है वो एक दूसरे के अपोजिट होगा। तो हम किस तरह से फिगर बनाते हैं, देखिए आप। जैसे ये विद्युत क्षेत्र इधर है, जैसा हमने अभी तक सब में देखा है, और दूसरा जो क्षेत्र है वो ds है, ये अपोजिट है ना, अपोजिट। ये दूसरी साइड से दिख रहा है, ठीक है, ये इसका सेंटर है, ये तुम्हारा पृष्ठ है। ओके, तो आप देख सकते हो कि अगर इसके बीच में एंगल देखें तो कितना बन रहा है, 180 का बन रहा है। तो इस केस में वैल्यूज क्या होगी, तो फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं। कुल फ्लक्स इस सरफेस पे क्या लगेगा, फार्मूला वही है, ई ds cos थीटा। अब cos थीटा की जगह क्या लिखेंगे, थीटा की जगह पे ई ds cos 180। और cos 180 की वैल्यू क्या होती है, हाँ बोलिए, cos 180 की वैल्यू -1 होता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, ई ds इंटू -1, तो क्या आ जाएगा, -e ds। कहने का ये मतलब है जो फ्लक्स आएगा इस केस में वो निगेटिव आएगा। क्या आएगा, निगेटिव वैल्यूज आएगी हमारी। मिनिमम जो है फ्लक्स हमें कब मिलेगा, जब थीटा और थीटा की वैल्यू 180 होगी, और जब इनके बीच में एंगल 180 होगा। किसके बीच में, ई और ds के बीच में जो एंगल होगा
180 होगी। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बताया अभी 3 पॉइंट उसके पहले भी थे। तो ये सारी चीजें ध्यान में रख करके आपको करना है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम या एमसीक्यू में आए बोर्ड में तो आप कर लो। ओके, समझ में आ गया? ओके, थैंक यू।